हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेज में। मैं मनीष आज आप लोग के सामने फिर से सीटेट दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मोड में, उसके 20 दिसंबर 2021 के ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को लेकर आया। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ज़रूर आपको इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। पहला ऑप्शन कहता है भूमि की भराई, दूसरा कंपोस्ट, तीसरा कृमियों से खाद बनाना, चौथा भस्म करना। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा सही होगा, यानी भस्म करना। दोस्तों कहता है भूमि की भराई, तो भूमि यानी ज़मीन की भराई करेंगे तो उससे हमको वायु प्रदूषण नहीं होगा, यहाँ तक कि उससे क्या होगा, कम होगा। अगर कचरा है तो उसको हम क्या करते हैं, भूमि में डाल के उससे मिट्टी ढक देते हैं तो क्या होता है, वह वायु प्रदूषण को रोकता है। तो इसीलिए यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेकिन दूसरा का जो ऑप्शन है हमारा कहता है कंपोस्ट, यानी कचरे से हम यानी खाद बना देते हैं, कंपोस्ट बना देते हैं, तो उससे क्या वायु प्रदूषण होगा, नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन कहता है हमारा कृमियों से खाद बनाना, यानी कृमियों के द्वारा हम ये किसी अपशिष्ट पदार्थ है उससे हम क्या करते हैं, खाद बना देते हैं, तो उससे भी वायु प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को यानी जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, तो क्या उससे जो धुआं निकलेगा उससे तो वायु प्रदूषण होगा। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हम भस्म कर देते हैं, भस्म करना यानी जला देना, तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पुनर्वास, दूसरा है स्थानांतरण, तीसरा है देश प्रत्यावर्तन, चौथा है पुनः स्थापन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी स्थानांतरण सही होगा। अब कह रहा वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित है, यानी लंबे समय से बाढ़ से प्रभावित है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। तो क्या होगा, बाढ़ से लंबा समय से अगर कोई इलाका बाढ़ से घिरा हुआ है तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक उनको रहने में कठिनाई हो रहा है तो क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, यानी स्थान का बदल लेंगे, एक जगह से दूसरे जगह चल जाएंगे, वहाँ पे उसको दिक्कत हो रहा है रहने में, तो क्या होगा इसका स्थानांतरण। अब कहता है पुनर्वास, तो पुनर्वास के बारे में जान लेते हैं। तो पुनर्वास वह प्रक्रिया है जो दैनिक जीवन के कामों में आवश्यक क्षमताओं को वापस पाने या रखने में, सुधारने में मदद कर सकती है, उसी को क्या कहते हैं, पुनर्वास कहते हैं। उसके बाद में कहता है देश प्रत्यावर्तन, अपनी मातृभूमि को वापस पाना, यानी देश प्रत्यावर्तन क्या होता है, कई लोग बाहर गए हैं उससे वहाँ से फिर से अपने मातृभूमि यानी अपनी मातृभूमि को वापस आ गए तो क्या हो गया, देश प्रत्यावर्तन हो गया। ठीक है, इस तरह आपको यह क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ कहते हैं टेपिओका का दूसरा नाम क्या है। तो टेपिओका का दूसरा नाम क्या है, कप्पा है। क्या है, कप्पा। टेपिओका को क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। अब देखिए ये टेपिओका या कप्पा क्या है, तो यह केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, फल है।
जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। क्या करते हैं? उबाल कर खाते हैं। ये टेपियोका या कप्पा, उसी का दूसरा नाम कप्पा है या टेपियोका है। यह एक प्रकार का फल है जो कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। कहता है हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? अब देखिए, हांगकांग की बात कह रहा है कि कौन सा भोजन वहाँ लोकप्रिय है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी लिंग हू फेन। देखिए, लिंग हू फेन यह हांगकांग में फेमस है। अब लिंग हू फेन है क्या? तो लिंग हू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला क्या है? पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। ठीक है, यह सांप के मांस का बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन पे। तो 65 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस प्रकार के पक्षी के चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तो देखिए, जो पक्षी का चोंच होता है विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन इसमें जो है हुक जैसी चोंच, कैसी चोंच? हुक जैसी चोंच, यह है पक्षी के चोंच मीट काटने और खाने में काम आती है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, हुक जैसी चोंच आपको गीध, उल्लू और गरुड़ जैसे पक्षी को देखे होइएगा, उसका जो चोंच होता है हुक जैसा बना होता है, तो उसको क्या होता है, मांस को, मीट को काटने और खाने में आसानी होती है। गिद्ध मांसाहारी यानी मांस खाता है, ठीक उसी प्रकार उल्लू, गरुड़ क्या हो गया, उसका जो चोंच होता है हुक की तरह होता है और उसको मीट को काटने में और खाने में काम आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 की तरफ। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चे को शीघ्रता से बढ़ाने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो देखिए, शीघ्रता मतलब यानी जल्दी सीन, कौन सा इसमें जो ऑप्शन है, पहला कहता है अंडे की सैंडविच, दूसरा है कस्टर्ड, तीसरा है डोसा और चौथा है भेलपूरी। तो इस ऑप्शन में से कहता है कि कौन सा जो है नाश्ता शीघ्रता से यानी तेजी से जल्दी से बन जाएगा। तो यह क्या है? भेलपूरी। अब देखिए, भेलपूरी के बारे में जानते हैं। यह मुंबई का प्रसिद्ध चाट है। भेलपूरी जो है मुंबई का प्रसिद्ध चाट है। इसको भेलपूरी बनाने में आपको मूढ़ी, मिक्सचर, टमाटर, धनिया पत्ता, आलू, इसको रख कर मिला दीजिए, एकदम 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भेलपूरी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो क्या कहता है, यह जो है उड़ीसा का, किसका? उड़ीसा का, यानी पटचित्र की जो कला है ना, ये उड़ीसा के है। कहाँ का है? उड़ीसा का। अब इसके बारे में जानते हैं। कहता है पटचित्र आमतौर पर पारंपरिक यानी कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग के लिए किया जाता है। यह कला उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में काफ़ी प्रचलित है। उड़ीसा में भी और पश्चिम बंगाल में भी। कहाँ याद रखिएगा, उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी यह कला क्या है? प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 68 की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन है, कहता है महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी की प्रचुर है यानी अधिक मात्रा है। तो जो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वह 4 होगा, यानी ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। अब देखिए,
इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रोकली क्या होता है, आप लोग ग्रीन वाला यानी गोभी, एक ग्रीन कलर का हरा कलर का गोभी आता है, उसको देखे होइएगा, उसी को क्या कहते हैं, ब्रोकली कहते हैं। उसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहा जाता है जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें भी क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रोकली में भी कहता है 1/2 यानी हाफ कप में अगर उसको बनाते हैं ब्रोकली को, तो क्या होता है, अबाउट लगभग 50 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी मिलता है। यानी आधे कप ब्रोकली को अगर बनाते हैं तो उसमें 50 मिलीग्राम विटामिन सी की प्राप्ति होता है। उसके बाद में स्ट्रॉबेरी फल है, उसमें भी क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। नींबू तो जानते हैं सब कोई, खट्टा है, ये क्या है, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। कहता है किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। तो देखिए झूम खेती है ना, वो मिजोरम की है, यानी मिजोरम में होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही होगा। अब देखिए मिजोरम में झूम होता है, कहता है यहाँ खेती की, मिजोरम में क्या होता है, यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है और ज़मीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी से उस ज़मीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे झूम खेती होता है, मिजोरम में। वहाँ क्या होता है, ज़मीन को साझा, अब लॉटरी के तहत जिसको हुआ वह ज़मीन पर खेती करेगा, फिर बारी बारी से इस तरह से वहाँ खेती किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल कटने वाले पर्व है। तो देखिए सबसे पहले यानी फसल कटने के बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है, इसका कहने का मतलब है। तो जो ओणम हो गया, पोंगल हो गया, उगादी हो गया और विशु ये होगा। अब दक्षिण भारत में ये जो है पर्व ओणम, पोंगल, उगादी और विशु फसल कटने के बाद में मनाया जाता है। अब देखिए सबसे पहले ओणम के बारे में जानते हैं। ओणम केरल में महाबली असुर राजा के आदर के रूप में ओणम मनाते हैं, ठीक है। अब पोंगल के बारे में जानते हैं। पोंगल तमिल में यानी 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब उगादी के बारे में जानते हैं। उगादी कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। अब विशु के बारे में जानते हैं। तो विशु केरल का प्राचीन त्यौहार है, मलयालम कैलेंडर का पहला दिन होता है जो विशु पर्व मनता है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 कहता है कि वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट यानी कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 3 यानी गाय के गोबर और मिट्टी से। अब देखिए ये क्या होता है, वर्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वर्ली द्वारा बनाई जाती है। यह कला वर्ली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाती है। यह क्या होता है, यह झोपड़ी के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, गाय के गोबर और मिट्टी से। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा यानी 2 क्या होगा, 2 यानी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है।
अब इसका याद करने का एक ट्रिक है, क्या है? मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, यानी मी से हो गया मिजोरम। अब कहाँ कहाँ से गुजरता है यह कर्क रेखा, इसका याद करने का ट्रिक है। तो मी से हो गया मिजोरम, उसके बाद में त्र से हो गया त्रिपुरा, उसके बाद में प से हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद में र से हो गया राजस्थान, उसके बाद में ग से हो गया गुजरात, म से हो गया आपको मध्य प्रदेश, उसके बाद में छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी इससे हो गया आपको झारखंड। यानी आपको भारत में यह 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसको याद करने का जो ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, इससे आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी मित्र पर गमछा झाड़, यानी म से मिजोरम, उसके बाद में त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, उसके बाद में छ से छत्तीसगढ़ और उसके बाद में झार से झारखंड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? तो जो इसका जो क्वेश्चन है यह मैप पर आधारित है, यानी नक्शे पर आधारित है। तो इसका जो वहाँ स्थिति है नक्शे में, आप क्या होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो क्या है? छोटी जलरंक। कौन सा पक्षी? छोटी जलरंक। देखिए छोटी जलरंक पक्षी है, ये आपको क्या है, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। ठीक है, यह क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कहता है आर्कटिक, यूरोप और एशिया में क्या करता है, प्रजनन करता है और एक लंबी दूरी का क्या है, प्रवासी है, जो दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सर्दियों में होते हुए क्या होता है, यह भारत में भी आता है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र से भारत आता है? तो छोटी जलरंक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी निर्वात पैकिंग सही होगा। अब देखिए निर्वात पैकिंग के बारे में जानते हैं क्या होता है। कहता है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए वैक्यूम पैकिंग, यानी इसी को वैक्यूम पैकिंग या निर्वात पैकिंग किया जाता है। खाद्य पदार्थ क्या होता है, मोल्ड मुख्य रूप से माइक्रोबियल्स गतिविधि के कारण होता है, यानी खराब हो जाता है। और अधिकांश जो सूक्ष्म जीव होता है, जैव मोल्ड्स और ईस्ट को जीवित रहने के लिए क्या
किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या करते हैं, हम उसको निर्वात कर देते हैं, पैकेट को क्या करते हैं, वहाँ से हवा रहना ही नहीं देते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन हटा देते हैं। यानी निर्वात करना क्या मतलब, उस पैकेट से हवा को निकाल देना, यानी उसमें कोई किसी भी तरह का हवा नहीं रहता है, जिससे वो क्या होता है, वहाँ का बैक्टीरिया उसका क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसका खाना सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है, लंबे समय तक क्या होता है, सुरक्षित रहता है। इसीलिए उसको निर्वात पैकिंग कर देते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 76 की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। यानी दृष्टिबाधित, उसको दिख नहीं रहा है, दृष्टिबाधित तो वैसे बच्चे को कहते हैं जिसे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये कहता आवाज़ में संदेश साझा करके, बी ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, और सी सहपाठियों के व्याख्या, डी ठोस अनुभवों का उपयोग करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी ABC सही होगा। अब देखिए, अब दृष्टिबाधित है, उसको तो दिख नहीं रहा है, तो दिखाने वाला चीज़ थोड़ी ना करेंगे, क्या करेंगे, उसको आवाज़ में संदेश साझा करेंगे, यानी आवाज़ के माध्यम से उसको बताएंगे। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करेंगे, यानी मौखिक बोल बोल के उसको बताएंगे। और उसके बाद में क्या कहता है, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, यानी उसके उसी चीज़ को क्या करें, उसके दोस्त के द्वारा यानी उसके सहपाठी के द्वारा क्या करेंगे, व्याख्या करवाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ए ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, बी केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, सी उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, डी अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी ABC और डी सही होगा। अब देखिए क्या कहता है, कहता श्रवण बाधित बच्चे, श्रवण बाधित कहने से तात्पर्य है वैसे बच्चे जिसको सुनाई नहीं देता है। तो क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, यानी वैसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनके लिए स्पेशल टीचर की आवश्यकता होती है उसको पढ़ाने के लिए। तो क्या होता है, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षकों की सहायता लेंगे, ठीक है। श्रवण है, सुने, उसको इशारे के माध्यम से उसको बताने के लिए क्या होता है, एक विशेष ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध कर और क्या करेंगे, ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करेंगे ताकि आसानी से उसको इशारे के माध्यम से बता सके। उसके बाद में कहता है उपशीर्षक के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, मतलब उसको सुनाई नहीं देता है तो क्या पीपीटी के माध्यम से या उसके बाद में वीडियो के माध्यम से उसको उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे जिससे वह आसानी से क्या करे, समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा स्व आकलन उपकरणों का। कहता है सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। देखिए स्व आकलन करना मतलब खुद का आकलन उपकरणों का, यानी स्व आकलन उपकरणों का उपयोग करके सेवा जो पूर्व है शिक्षक क्या करेंगे, अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व और हित अभिरुचि को जानने का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है, स्व आकलन के माध्यम से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 79 है उसके तरफ चलते हैं। 79 क्वेश्चन कहता है कि एक ईवीएस अध्यापकों ने
अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? पहला है चित्र के साथ चार्ट तैयार करना। दूसरा ऑप्शन कहता है बीज को गमले में लगाना। तीसरा है मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। चौथा है वीडियो क्लिप दिखाना। देखिए यहाँ पे आप ईवीएस में क्या करना, अंकुरण विधि को समझना है। तो अंकुरण विधि को समझने के लिए क्या करते हैं, मूंग का जो अंकुरण होता है बहुत तेजी से हो जाता है। तो यहाँ इसका हम उदाहरण लेकर आसानी से बहुत जल्दी से क्या करते हैं, समझ सकते हैं। यानी मूंग से अंकुरण को निकलते हुए देखना। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष और प्रमाण एकदम जल्दी से क्या होगा, समझ में आएगा। तो इसलिए यह ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 80 कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उसको एक आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा जिससे वे उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है छात्रों को घर में व्यस्त रखना, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर है। तीसरा, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। और चौथा है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति का उनके मन में बैठाना। देखिए छात्रों को घर में व्यस्त रखने का इससे क्या तात्पर्य है, इस कोई और भी काम कर सकते हैं व्यस्त रखने के लिए। कहता है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर है, तो उसको भोजन देकर थोड़ा ना उसको उससे संवेदनशील कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि पक्षियों की जाति और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन और कौशल का विकास करना। उसके भोजन दे रहा है तो इससे हमको ये तो पता चल जाएगा कि उस भोजन को कौन कौन पक्षी खा रहा है, किस तरह से खा रहा है, यानी उस तरह का क्या है अवलोकन हम कर सकते हैं उनके कौशलों का। ठीक है, पक्षियों के जाति उनके खान पान की आदत, मतलब ये भोजन है दे रहा है, अन्न दे रहा है तो ये पक्षी खा रहा है, तो इस तरह से हमको पता चल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर यानी 3 सही होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सा संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा या रही है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, उसके बाद में उसका दूसरा जो ऑप्शन कहता है विभिन्न संस्कृतियों में एकता, तीसरा जो ऑप्शन कहता है उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, चौथा है उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है यानी हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि अध्यापक हमारे देश में उत्सव के विचार विमर्श विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। वो कौन सी संकल्पना कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है। तो चाहते हैं शिक्षक कि हमारे जीवन में उत्सव के क्या मूल्य है यानी क्या वैल्यू है इसका, उसको विकसित करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी, यानी एक जो अध्यापिका है उस बता रही है कि भोजन को संरक्षित हम किस तरीके से रख सकते हैं, तो उसमें कौन सा जो तरीका है सबसे उपयुक्त हो सकता है। तो पहला जो ऑप्शन कहता है अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। दूसरा जो ऑप्शन कहता है भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है।
तीसरा है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुति करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। और चौथा है अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है सही होगा। यानी किसी भी चीज़ को हम एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो वो तरीका काफ़ी उपयुक्त होता है। यानी उसको हम देखते हैं जाके सर्वेक्षण यानी घूम घूम के भ्रमण करके कि किस तरह से मतलब भोजन को संरक्षित किया जाता है, कौन कौन सी तरीका है, वो ज़्यादा क्या होता है उपयुक्त होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक EVS पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हैं, NCERT के एक पाठ 2 यानी फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? ठीक है, मतलब ए है भारत का मानचित्र, 2 है मधुबनी चित्रकला, C विभिन्न स्थानीय फूल, D कार्ड पत्रक। तो जो इसका ऑप्शन नंबर यानी 1 होगा सही होगा, यानी ABCD। देखिए कहता है कि जो NCERT की जो चैप्टर है फुलवाड़ी, तो इसमें फुलवाड़ी के माध्यम हम क्या कर सकते हैं, भारत का मानचित्र से भी उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं फुलवाड़ी के बारे में। फिर उसके बाद में मधुबनी चित्रकला, उसके माध्यम से भी हम उसको बता सकते हैं। विभिन्न स्थानीय फूल यानी वहाँ पे जो फूल है उसके बारे में बताकर भी फुलवाड़ी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो उसके काफ़ी हेल्प मिलेगा। उसके बाद में क्या करते हैं, कार्य पत्रक के माध्यम से भी। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा ABCD सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। 84 क्वेश्चन कहता है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? पहला है वाद विवाद करवाना यानी डिबेट करवाना, दूसरा है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, तीसरा है पोस्टर प्रस्तुति, और चौथा है नारे लिखना। तो जो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो आपको समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। यानी उस कह रहा है कि हमको कक्षा 4 के विद्यार्थियों के अनधिकार शिकार मतलब जिसका गैर कानूनी रूप से मतलब वैसे शिकार को करना गलत है, उसको हमें कैसे मतलब प्रभावकारी तरीके से उसको बता सकते हैं। तो समाचार का जो क्लिप है कि वो जो घटना घटती है उसको हम दिखाकर उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, इससे नहीं करना चाहिए। तो समाचार पत्र का क्लिपिंग दिखाना सबसे उपयुक्त होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। तो इसका जो सबसे प्रभावशाली तरीका है आपको क्या है, यानी नुक्कड़ नाटक। देखिएगा गांव घर में क्या होता है, जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से व्यवसाय में जो रूढ़िवादिता छवि है इसके प्रति विद्यार्थियों के संवेदनशील करने में सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है, नुक्कड़ नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। कहता है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। यानी कह रहा है कैसा पाठ्यचर्या होना चाहिए, तो इसके लिए कैसा पाठ्यचर्या होना चाहिए, यानी आपको पर्यावरण के बारे में अधिगम, ठीक है, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अध्ययन
करके हम क्या करते हैं, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। यानी पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा कहता है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है? तो ये है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, बी छात्रों में जिज्ञासुता, सी प्रकृति सौंदर्य के अजूबे देखना, डी फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी ए और बी सही होगा। यानी प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल को विकसित करना और छात्रों में जिज्ञासा को विकसित करना उद्देश्य है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? ए वायु और ध्वनि प्रदूषण, बी और नवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, सी प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सी सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही। तो जो इसका ऑप्शन नंबर यानी 4 होगा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी ए बी सी डी यानी वायु और ध्वनि प्रदूषण। अब जहाँ ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक में फंसे हैं, तो क्या करना चाहिए? गाड़ी को बंद कर लेना चाहिए, जिससे हमारा ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। और नवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। अब यहाँ पर बात आती है और नवीकरणीय, ये चीज़ क्या है? तो देखिए, और नवीकरणीय है ये आपको वैसे संसाधन यानी जो प्राकृतिक के द्वारा है उसको यानी बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और क्या होता है, यह प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। प्रकृति प्रक्रिया के द्वारा पुनर्स्थापित नहीं होता रहता है। एक बार यानी उपयोग कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा यानी समाप्त तो हो जाएगा। तथा पुनः निर्माण अगर करना है तो इसमें क्या होता है? लाखों करोड़ों वर्ष की अवधि लग जाता है। जैसे इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आता है। ये क्या है? ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ चीज है। इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और एक बार खत्म होने के बाद में फिर से बनाने के लिए आपको क्या होगा? करोड़ों वर्ष के समय लग जाएगा। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसको क्या हो? समझदारी से उपयोग करना है। क्या है? भविष्य के लिए, ताकि हमारा इसको और लंबे समय तक चल सके। तो फालतू के खर्च नहीं करना चाहिए। और सी है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। अब जहां जरूरत नहीं है, ट्रैफिक लगा है, जाम लगा है, वैसे में हम क्या करेंगे? गाड़ी को बंद कर लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा, वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन यानी हमारा जो पेट्रोल होगा, डीजल होगा, उसकी भी बचत होगी। अब कहता है सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो सरकार को भी इस पे क्या होना चाहिए? जागरूकता फैलानी चाहिए। इस पे कुछ कानून या कुछ नियम बनाने चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर इसका 4 होता है यानी ए बी सी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है एक शिक्षिका
अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, उस चर्चा का उद्देश्य है। ए, छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना। बी, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। सी, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना। डी, यह साझा करना कि यह वस्तु सस्ती होती है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा सही होगा, यानी ए, बी, सी और डी। अब चलिए देखते हैं इसको। कहता है कि छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वो अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उद्देश्य क्या है उसका, छात्रों में रचनात्मकता में यानी जो क्रिएटिविटी होता है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, यानी उसमें तरह तरह के नई चीज़ करने का क्या होगा, कौशल आएगा। उसके बाद में क्या होता है, स्थानीय वस्तु का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना, यानी जो वहाँ पे लोकल चीज़ें उसको उपयोग कर करके क्या करना है, संस्कृति को सुरक्षित रखना है, कला को। अब कहता है स्थानीय विक्रेता की सहायता करना। अब स्थानीय चीज़ें वहाँ जो आसपास के है तो क्या होगा, उसको जो विक्रेता खरीदेंगे उससे तो क्या होगा, उसको सहायता मिलेगा। यह साझा करना कि यह वस्तु सस्ती होती है, यानी स्थानीय लोकल चीज़ें में क्या होगे, सस्ती होती है ये चीज़। तो इस तरह आपको इसका चारों यानी डी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। पहला है दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, तीसरा है कार्ड पत्रक, चौथा है क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। तो जो इसका ऑप्शन नंबर यानी 1 होगा दृष्टांत अभिलेख। देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। तो क्या होता है, दृष्टांत अभिलेख यानी देखने वाला लिखा हुआ चीज़, यानी अभिलेख लिखा हुआ, दृष्टांत मतलब देखने वाला, ये चीज़ क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों के आकलन के गुणात्मक आंकड़ों में इकट्ठा कर सकता है। इस तरह से हम आज 20 दिसंबर 2021 के जो पेपर 1 था उसका ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को पूरा किए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे तरीके से आपके सामने और अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करें।